अगर हम डेप्रिसिएशन बुक नहीं करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगा। मान के चलिए अगर मुझे मेरा प्रॉफिट 10 लाख दिख रहा है एंड अगर मेरा 2 लाख का डेप्रिसिएशन का प्रोविजंस हो सकता है, बट मैंने उसे नहीं किया, उसकी एंट्रीज नहीं डाली है, तो मुझे प्रॉफिट 10 लाख दिख रहा है। लेकिन अगर मैं वो डाल दूंगी तो मेरा 2 लाख माइनस होकर 8 लाख दिखेगा। तो मुझे जो टैक्स है वो 8 लाख पे भरना पड़ेगा, ना कि 10 लाख पे। लेकिन अगर मैं डेप्रिसिएशन नहीं डालूंगी तो जो टैक्स है वो मेरा पूरा 10 लाख पे जाएगा। इसीलिए डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ चेतना सुगंधी। आज फिर से हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आप सभी अभी स्क्रीन पे देख रहे हो कि आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन की कंसेप्ट क्या होती है, उसे एज पर इनकम टैक्स एक्ट हमें कैसे समझना चाहिए, कंपनीज एक्ट के हिसाब से क्या होता है डेप्रिसिएशन, उसके बाद में हमें एवरी ईयर टैली में डेप्रिसिएशन की कैसे एंट्रीज पास करनी होती है, उसका इफेक्ट कैसे जाता है। आज ये सब कुछ बेसिक से लेके एडवांस तक हम डेप्रिसिएशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है लेकिन बहुत यूजफुल है, स्पेशली अगर आप एक एज अ अकाउंटेंट हो या आप अगर एक एज अ बिजनेस ओनर हो, प्रोप्राइटरशिप हो या आपकी कोई भी कंपनी हो। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के लिए। अब डेप्रिसिएशन को टैली में कैसे बुक करते हैं उसे समझने के पहले हमें उसका थोड़ा बैकग्राउंड एंड उसकी कंसेप्ट, उसके रेट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले हम वो समझते हैं। जैसे कि डेप्रिसिएशन, अब ये ना एक कंसेप्ट है। अब ये कंसेप्ट क्या है, तो एज पर इनकम टैक्स अगर आप देखोगे हमें एक ऑप्शन मिलता है कि अगर हम कोई भी एसेट्स परचेज करते हैं, इसका एसेट्स को लेके एक अलग रूल है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी फिलहाल के लिए आप एग्जांपल समझ लीजिए कि अगर हम कोई एसेट परचेस करते तो उस एसेट की हमें ना एक कॉस्ट होती है, बट उस कॉस्ट के साथ साथ उस एसेट की एक लाइफ होती है, स्पेसिफिक लाइफ होती है कि ये चीज इतने साल चलेगी। फॉर एग्जांपल अगर ये पैनल है, अगर हमने ये परचेज किया है तो आज के लिए ये हमारी एक इन्वेस्टमेंट है बिजनेस के लिए एंड ये एक बड़ा कैपिटल एक्सपेंसेस हो जाता है। लेकिन ये पैनल हमें लाइफ टाइम तक तो नहीं चलेगा, 100 साल 150 साल तो नहीं चलेगा, इसकी एक स्पेसिफिक लाइफ होगी। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। तो मान के चलिए अगर हमने इसे 1.5 लाख का परचेज किया है एंड इसकी जो लाइफ है वो है अगर 10 ईयर्स तक, तो हमें वो एवरी ईयर अगर 1.5 लाख को मैं 10 साल में डिवाइड करूंगी तो पर ईयर मुझे कॉस्ट पड़ी 15,000। तो इनकम टैक्स हमें क्या है कि इस कॉस्ट को अगर मैं एक साथ एक एज अ एक्सपेंस बुक करूंगी तो वो भी सही नहीं होगा मेरे फिनेंशियल्स के लिए। तो इसीलिए इनकम टैक्स में एक प्रोविजन होता है जिसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है, जिसमें कि हमारी एसेट की जो कॉस्ट होगी उससे उसकी जो लाइफ है उससे डिवाइड किया जाता है एंड इससे हम एक एज अ एक्सपेंसेस क्लेम करते हैं, डिडक्शन करते हैं इसका। ठीक है, तो इसे हम क्लेम कर सकते हैं एवरी ईयर। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। ये मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया, बट इसका एक रूल होता है। हर एक टाइप ऑफ एसेट के अलग अलग रेट होते हैं, वो अभी हम समझते हैं। बस आपको कंसेप्ट समझने के लिए मैंने बताया कि एवरी ईयर हमारी जो एसेट्स होती है उसकी जो कॉस्ट है उसे हमें राइट ऑफ करना होता है, क्योंकि उसकी एक स्पेसिफिक ईयर्स की या स्पेसिफिक पीरियड की लाइफ होती है। तो जब भी हम कोई एसेट परचेज करते हैं उससे अगर उसकी कॉस्ट को हमें हमारे बुक्स में राइट ऑफ करना है, उसी कंसेप्ट को कहा जाता है डेप्रिसिएशन। ओके, अब डेप्रिसिएशन में ना 2 मेथड्स होती है। एक होती है स्ट्रेट लाइन और एक होती है रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है, मेथड जनरली इस मेथड को ज्यादा यूज किया जाता है। इस मेथड को इनकम टैक्स में भी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम मेंटेन करते हैं उस समय भी WDV मेथड जो होती है उससे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। 2 मेथड्स होती है उसमें से WDV को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इसी में डेप्रिसिएशन में और एक कंसेप्ट होती है जिसे कहा जाता है ब्लॉक ऑफ एसेट्स।
अब ब्लॉक ऑफ एसेट्स क्या होता है ये भी आपको पता होना जरूरी है। अब वर्ड्स में ही आप देखोगे तो आपको मीनिंग समझ में आएगा कि ब्लॉक ऑफ एसेट मीन्स ग्रुप ऑफ एसेट्स होता है। अब अगर आप एसेट्स को बाइफरकेट करना चाहोगे तो जनरली दो टाइप्स होते हैं। आपको एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटीज क्या होती है, अकाउंट्स में जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होते हैं उसके लिए हमारा जो दूसरा चैनल है टैक्स रिपोर्टर, जिसमें कि हमने हमारे फ्री में कोर्सेज को लॉन्च किया है, उस अगर आप उस चैनल पे जाओगे तो आपको ये बेसिक अकाउंटिंग के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। तो आप अगर बहुत ही फ्रेशर्स हो, इस फील्ड में बहुत नए नए हो, तो उस वीडियो को भी ज़रूर चेक करें एंड उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अभी फिलहाल हम देखते हैं एसेट्स के दो टाइप अगर आप देखोगे तो होते, एक होता है टेंजिबल, एक है इनटेंजिबल। ठीक है, अब टेंजिबल मीन्स क्या, जिसे हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो इंटेंजिबल जो हमें दिखती नहीं है। ओके, सिंपल लैंग्वेज में। अब अगर टेंजिबल इनटेंजिबल देखेंगे तो इसमें जो सिमिलर चीजें होती है इसे हम कैसे ग्रुपिंग करते हैं, एक तो इसके यूज के हिसाब से, इसके नेचर के हिसाब से, इसकी लाइफ के हिसाब से। ये तीन कंपोनेंट्स है जिसके बेसिस पे हमें एसेट्स को ब्लॉक किया जाता है या उसके ग्रुप्स बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, तो उसके बाद ये सब टेंजिबल में आ गए। इनटेंजिबल में क्या आएगा, तो आपका गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, नहीं बट ये नहीं आएंगे, ये तो होते हैं। कॉपीराइट पेटेंट टेंजिबल में आएगा, वो अलग है। गुडविल होगा, ये जो है ये इनटेंजिबल में आता है। ठीक है, इनटेंजिबल में गुडविल हमारा आ जाता है। तो इस तरह से ब्लॉक ऑफ एसेट्स की कंसेप्ट होती है जिसमें उसके यूज, नेचर, लाइफ के हिसाब से उन्हें बाइफरकेट किया जाता है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल में भी अलग अलग बनाए जाते हैं, फर्नीचर, देन प्लांट एंड मशीनरी में ही व्हीकल्स भी आ जाते हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ बिजनेस, उसके हिसाब से उसमें हमें ब्लॉक ऑफ एसेट्स जो है वो बनानी होती है। जैसे कि कंप्यूटर्स एंड ये, अब प्लांट एंड मशीनरी में, मशीनरीज में कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर्स, मोबाइल, अलग इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आते हैं, उसी के साथ साथ और भी दूसरे आइटम्स आ जाते हैं। तो उस तरह से ब्लॉक ऑफ एसेट्स को बनाया जाता है। अब जैसे कि मैंने बताया कि डेप्रिसिएशन में हमें जो हमारी एसेट की कॉस्ट होती है उसे एक एज अ एक्सपेंसेस, एज अ डिडक्शंस हम हमारे फिनेंशियल्स में उसे बुक कर सकते हैं एंड उसका हमें बेनिफिट होता है इनकम टैक्स में। बट इसके कुछ कंडीशंस होते हैं कि अगर आप डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहते हो तो उसके कुछ कंडीशंस है, तो वो कंडीशन समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो कंडीशंस फर्स्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जिस भी एसेट का आप डेप्रिसिएशन लोगे वो एसेट आपकी ओन्ड होनी चाहिए, मींस आप उसके ओनर होने चाहिए या को ओनर होने चाहिए। ठीक है, सेकेंड, वो एसेट्स आपकी यूज्ड होनी चाहिए इन बिजनेस या प्रोफेशन। थर्ड, अगर मान के चलिए कि आप उसको बिजनेस में पूरी तरह से यूज नहीं कर रहे हो, पार्शियली यूज कर रहे हो, ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं अगर दूं, कार। कई बार जो प्रोप्राइटर होते हैं, मोस्टली जो प्रोप्राइटर होते हैं, मान के चलिए उन्होंने एक कार परचेस कर ली। अब वो कार जो है उनकी पर्सनल भी यूज होती है एंड बिजनेस में भी, मीटिंग्स एंड उसके लिए वो जाते हैं, उसके लिए यूज होती है। तो ऐसे केस में उस कार के यूसेज के ऊपर उसे ना हमें डिवाइड करना पड़ता है कि 50% पर्सनल एंड 50% बिजनेस। तो अगर वो पार्शियली भी यूज हो रही है तो उसका जो डेप्रिसिएशन होगा वो भी पार्शियली, जितना परसेंटेज है, जैसे कि इस केस में अगर 50% है तो 50% ही होगा, 40 हुआ तो 40 होगा, 80 हुआ तो 80 होगा। जिस हिसाब से वो यूज होती है उसका एक अप्रॉक्सीमेट हमें लेके वो परसेंटेज डिसाइड करने पड़ते हैं, उसी के हिसाब से हमें वो क्लेम करना पड़ता है। ठीक है,
जैसे कि अगर यूज उसका पार्शियली है तो हम पार्शियली क्लेम करेंगे। अगर वो पूरे साल के ड्यूरिंग द ईयर ली है, जैसे कि हमारा जो ईयर होता है स्टार्ट होता है अप्रैल टू मार्च, ठीक है। अगर मान के चलिए जो मशीनरी होगी या मान के चलिए कोई पीसी कंप्यूटर है जो बिजनेस में यूज करना है वो लिया है, वो कब लिया है, मान के चलिए दिसंबर में लिया है, ठीक है। तो उसका जो डेप्रिसिएशन होगा वो क्या पूरे साल के लिए होगा? नहीं नहीं, पूरे साल के लिए नहीं होगा, 12 मंथ्स के लिए नहीं होगा। वो कितने मंथ्स के लिए हुआ? दिसंबर में लिया, तो जैन फेब मार्च 3 मंथ्स के लिए ही हमें उसका जो डेप्रिसिएशन है वो कैलकुलेट करना होता है। इस बात का भी ध्यान देना कि इसमें नंबर ऑफ डेज भी आप डाल सकते हो, जैसे कि मैंने अभी रफली बताया कि आपको मंथ वाइज जितने मंथ में यूज हुआ उतना ही, उस फिनेंशियल ईयर में जितना, उसके नेक्स्ट ईयर से आप पूरे 12 महीने का लोगे। लेकिन इस साल में मैंने उसको ईयर एंड होते होते परचेस किया है, तो इसीलिए मुझे जितने मंथ मैंने यूज किया उतने ही मंथ का मुझे डेप्रिसिएशन मिलेगा। इस बात का भी आपको ध्यान देना है। पार्शियली होगा, अगर मंथ आपका ऐसा है तो उस हिसाब से होगा। अगर आप को ओनर हो, मान के चलिए आपने एक बड़ा कोई प्लांट लिया या बड़ी कोई मशीनरी ली, ठीक है, जो कि काफी महंगी थी, तो आपने 2 जन ने मिलके ली, 50 लाख की 2 जन ने मिलके ली, ठीक है, एंड दोनों के अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं। तो वैसे केस में अगर आप 50% के, जो भी ओनर है वो 50% के अगर होल्डिंग है उनके पास में, तो जो भी 50 लाख से उसका जो भी डेप्रिसिएशन होगा उसको 50% ही आपको क्लेम करना है। इस बात का भी आपको ध्यान देना है कि अगर आप को ओनर हो तो आपका जितना परसेंटेज का होल्डिंग होगा उतने ही आपको डेप्रिसिएशन जो है वो क्लेम करने को मिलेगा। उसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट है जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, 5th पॉइंट, कि आपको गुडविल एंड लैंड इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। अब क्यों नहीं मिलता ये कंसेप्ट को समझिए। डेप्रिसिएशन हमें क्या करता है? अब डेप्रिसिएशन मीन्स क्या होता है कि जो हमारी एसेट्स है उसकी लाइफ के हिसाब से उसकी वैल्यू जो है वो कम कम हो रही है। अगर मैंने आज कोई कार परचेस की है तो नेक्स्ट ईयर उसकी, अगर आज 10 लाख की परचेस की है, अगर मैं उसको नेक्स्ट मंथ भी सेल करूंगी ना तो उसकी जो वैल्यू है वो 10 से कम होगी, बढ़ेगी तो नहीं, तो इसीलिए उसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है। लेकिन गुडविल और लैंड ऐसी चीज है, लैंड हो गई या फिर कोई प्रॉपर्टी हो गई, बिल्डिंग हो गई, ये चीज ऐसी है ना कि इसमें डेप्रिसिएशन नहीं होता, इसमें प्राइजेस जो है वो बढ़ते जाते। इवन गोल्ड आप ले सकते हो, बट इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप बिजनेस उसको कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। तो गोल्ड, गुडविल हो गया, लैंड हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होगी, या फिर अगर ऑफिस है तो ऑफिस प्रीमाइसेस है, फैक्ट्री है तो फैक्ट्री, ये सब चीज़ें ऐसी है ना, इसकी वैल्यू कभी कम नहीं होगी, इसको एप्रिसिएशन होता है, इसीलिए इसके ऊपर जो है डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये कंडीशन है कि गुडविल मीन्स क्या होता है? हमारे बिजनेस का एक नाम होता है, मार्केट में उसकी पहचान होती है, नाम से बिजनेस बनता है, तो इसीलिए वो गुडविल भी है जो वो डे बाय डे बढ़ता है, इसीलिए उस पर भी डेप्रिसिएशन नहीं है, लैंड पे भी नहीं है, प्रॉपर्टी पे भी नहीं है। एंड जो डेप्रिसिएशन है ये क्या मैंडेटरी है? तो यस, ये मैंडेटरी कर दिया है। कब से किया है? असेसमेंट ईयर 2002-3 मीन्स फाइनेंशियल ईयर 2001-2 में इसे क्या कर दिया था? मैंडेटरी कर दिया था। ओके, तो ये सारी कंडीशंस है जो कि आपको पता होना ज़रूरी है कि बिकॉज ये सारी जो कंडीशंस है ये आपको यूजफुल होगी जब आप डेप्रिसिएशन की प्रोविजंस या एंट्रीज एंड ऑफ द ईयर टैली में पास करते हो, उस समय आपके लिए ये बहुत यूजफुल नॉलेज होने वाला है। ठीक है, क्या डेप्रिसिएशन के लिए कोई एक्ट है, कोई रूल्स है? तो यस, डेप्रिसिएशन के लिए 2 रूल्स है, 2 एक्ट है। डेप्रिसिएशन एज पर, जैसे मैंने आपको बताया, एक है इनकम टैक्स और एक होता है कंपनी लॉ बोलो या कंपनी एक्ट 2013। ये पहले था 1956, अभी हो गया है 2013, ये है 1961। ठीक है, तो इस 2 एक्ट के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होते हैं। अब इनकम टैक्स जो है ये एप्लीकेबल टू ऑल है। ठीक है, मीन्स आपकी प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, पार्टनरशिप फर्म है, उस केस में। कंपनी लॉ कहाँ पे यूजफुल है? तो जहाँ पे LLP
एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यहाँ पे हमें एज पर कंपनी एक्ट जो डेप्रिसिएशन के रेट्स होते हैं उसके हिसाब से चार्ज करना होता है। बाकी सब एंटिटी में प्रोप्राइटरशिप फर्म जो भी हो उसमें हमें इनकम टैक्स में, अच्छा प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी में काफ़ी सारे लोग जो है वो एज पर इनकम टैक्स भी रेट चार्ज करते हैं, बट अगर प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी कंपनी है तो बेटर है कि आप कंपनी एक्ट के हिसाब से ही डेप्रिसिएशन चार्ज, जो भी चार्ज है उसी के हिसाब से आपकी एंट्रीज पास होनी चाहिए। एंड जब एंड ऑफ द ईयर हम जब भी, अगर आपका ऑडिट केस है तो जब आप ऑडिट करते हो तो आपको एक मैट का कैलकुलेशन करना होता है, उसमें आपको डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स, डेप्रिसिएशन एज पर कंपनी एक्ट दोनों ही डालने होते हैं, एंड उसके हिसाब से जो भी प्लस माइनस होता है उसके ऊपर एक अलग टैक्स आता है। तो इसीलिए एलएलपी प्राइवेट लिमिटेड के लिए इस एक्ट को फॉलो किया जाता है। काफ़ी सारे लोग नहीं करते हैं, बट रिकमेंडेशन यही है कि अगर लॉ है, अगर रूल हमें ये बताता है तो हमें यही फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन के रेट क्या क्या होते हैं, अब जैसे कि मैंने बताया काफ़ी सारी एसेट्स होती है, ब्लॉक ऑफ एसेट्स होती है, तो डेप्रिसिएशन के ऊपर हमने हमारी वेबसाइट पे एक ब्लॉग को पब्लिश किया है। उस अगर ब्लॉग को आप रीड करोगे तो आपको सारे जो डेप्रिसिएशन के चार्ट है, रेट है एज पर इनकम टैक्स एंड एज पर कंपनी एक्ट, दोनों के हमने चार्ट उस पर डाल दिए, तो आप ज़रूर उसे भी चेक कर लेना, या फिर आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए ताकि उस पर भी हमने जो चार्ट है वो डाला है तो आप वहाँ भी देख सकते हो। तो बट जो जनरली ज़्यादा यूज़ होते हैं उससे हम देख लेते हैं। एक जैसे कि मैंने बताया फर्नीचर, ये मोस्टली एवरी बिजनेस में होता है, इस पर 10% है। फिर कार, जिसे कि मोटर व्हीकल हम बोलेंगे, इस पर 30% है। इसमें भी बहुत क्राइटेरियाज है बट मैं एक इन जनरल बता रही हूँ। देन कंप्यूटर्स, हर बिजनेस में तो ये होता ही है, 40%। ये मैं बता रही हूँ एज पर इनकम टैक्स, ठीक है, ओके। तो ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, इसके ऐसे कुछ इसके रेट्स होते हैं। अब इसको मैं एक आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। मान के चलिए कि आपने फिनेंशियल ईयर 24-25, ठीक है, हम इसका एग्जांपल लेते हैं। 1 अप्रैल 24 को आपने एक कंप्यूटर परचेज किया, ठीक है, कितने का परचेज किया? 1 लाख, ठीक है। अब 31 मार्च 25 जो कि अभी अप्रोचिंग है, इस पे आपको क्या करना है, एक डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करनी है। क्यों? क्योंकि आपके बुक्स में फाइनेंशियल ईयर 24-25 के आपके बुक्स में ओपनिंग बैलेंस नहीं बोल सकती, आपने एक 4 को परचेस किया है, इसीलिए आपको कंप्यूटर का आपके फिक्स्ड एसेट में दिख रहा है 1 लाख रुपए। अब इसकी जब आपने कंप्यूटर परचेस किया तब एंट्री क्या हुई होगी आपकी? कंप्यूटर परचेस अकाउंट डेबिट। ये कहाँ पे होगा आपका? फिक्स्ड एसेट में। 2 मान के चलिए बैंक से ले लिया आपने, बैंक से पेमेंट भी कर दिया, ठीक है, तो 2 बैंक अकाउंट। अब आपका जो कंप्यूटर है ये आपके लिए क्या है? फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। अब आपने इसको फिक्स्ड एसेट में बुक किया 1/4/24, मीन्स आप पूरा 12 महीने के लिए इसे यूज कर रहे हो, 12 मंथ्स के लिए, ओके। वैल्यू क्या है? 1 लाख रुपीज। अब आपको 31 मार्च को डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करनी है। आप क्या पास करोगे? उसकी एंट्री कितना करोगे डेप्रिसिएशन वो हम देखते हैं, बट डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी? अब मैंने बताया डेप्रिसिएशन क्या है, हमें इनकम टैक्स क्या बोलता है कि हमें उसको एक एज अ एक्सपेंस या डिडक्शन करके हम क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। और ये मेरे लिए जब परचेज किया, मेरे बैंक से पेमेंट क्या हुआ? चला गया, तो मेरे लिए क्या है? वो एक्सपेंस है, तो इसीलिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। अब इसके अकाउंटिंग के 3 गोल्डन रूल्स है, वो सब कुछ मैंने कोर्स में एक्सप्लेन किया है, तो आप जरूर जाके वो कोर्स देख लेना। अब डेप्रिसिएशन की हमारी एंट्री क्या होगी? तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ये जो फिक्स्ड एसेट हमने परचेज किए कंप्यूटर, ठीक है।
ओके अब यहाँ मैंने कंप्यूटर को डेबिट किया था, क्यों किया था? क्योंकि मेरे पास में फिक्स्ड एसेट आई, मेरा जो फिक्स्ड एसेट का बैलेंस है वो बढ़ गया। तो जब एसेट इंक्रीज होती है तो हमें उसे डेबिट करना होता है, इसलिए मैंने डेबिट किया। लेकिन अभी मैं उस एसेट को 1 साल यूज कर चुकी हूँ और 1 साल बाद में उस एसेट का XYZ अमाउंट उसमें से कम करूंगी, क्योंकि मेरे लिए तो वो कॉस्ट है, इसीलिए उसे कम करने के लिए मुझे उसे क्या करना पड़ा? क्रेडिट करना पड़ा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कंप्यूटर को क्या किया? क्रेडिट किया। ठीक है, और डेप्रिसिएशन मेरे लिए क्या है? एक एक्सपेंस है। ठीक है, एक मेरी कॉस्ट है, तो वो कॉस्ट हमेशा क्या होती है? डेबिट होती है। क्यों होती है? एक्सपेंस। जब भी हमारा एक्सपेंस बढ़ता है या एक्सपेंस होता है हमें उसे डेबिट करना पड़ता है एंड इनकम हमारी क्रेडिट होती है। तो ये भी गोल्डन रूल्स है। तो इसीलिए डेप्रिसिएशन को हमने क्या किया? डेबिट किया। अब डेप्रिसिएशन का इफेक्ट पीएनएल में किस हेड में जाएगा? तो ये पीएनएल में शो होता है अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंड अगर आप लेजर्स का ग्रुपिंग करते हो तो आप उसे एडमिन में डाल सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में डाल सकते हो। पीएनएल में जाएगा डेप्रिसिएशन एंड कंप्यूटर जो फिक्स्ड एसेट है उसमें से कम होगी। अब इस पे कितना परसेंटेज कैलकुलेट करना है हमें? अभी कंप्यूटर्स पे कितना परसेंटेज है? 40% है। ठीक है, हमने कितने का परचेज किया? 1/4 को 1 लाख का। ठीक है, अब इसे 31 मार्च 25 को मैं क्या करूंगी? डेप्रिसिएशन एट द रेट 40%। मीन्स 1 लाख का 40% कितना हुआ? इधर हम लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, कितना? 40,000। तो अब मेरे बुक्स में 31 मार्च को कितना बैलेंस दिखा? कंप्यूटर्स का 1 लाख माइनस 40,000, 60,000। ठीक है, तो इस तरह से इसे कैलकुलेट किया जाता है और इसे कहते हैं WDV मेथड। ओके, तो इस तरह से हम करेंगे। तो जब भी हम यहाँ बुक करेंगे, यहाँ हमारा बुक हुआ 1 लाख का, अब डेप्रिसिएशन के एंट्री में हमारी अमाउंट क्या आएगी? 40,000। तो ऑटोमेटिक जब मैं हमारा कंप्यूटर का लेजर देखूंगी तब मुझे पता चलेगा 1 लाख का परचेस किया 1 तारीख को, 31 को डेप्रिसिएशन की एंट्री 40,000 की डाल दी। अब मेरे पास बचा 60,000। अब 60,000 मेरा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होगा। फिर जब हम 31 मार्च 26 को डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे तब हमें डेप्रिसिएशन 40 नहीं करना है, तब हमें 60,000 पे, तब हमारा नेक्स्ट ईयर जब 31, तो नेक्स्ट ईयर जो भी होगा तो जब हम 31 मार्च 26 को डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करेंगे तब हम करेंगे 60,000 माइनस डेप्रिसिएशन एट 40%। किसके ऊपर? 60 पे हमें 40% करना है। कितना हुआ? 6 4 जा 24, मीन्स 24,000 हम लेस करेंगे। फिर हमारा बचेगा, कितना बचेगा? तो 36,000। फिर उसके नेक्स्ट ईयर हम इसका 40% करेंगे। तो इस तरह से WDV मेथड जो है वो कैलकुलेट की जाती है डेप्रिसिएशन के ऊपर। अब हमने डेप्रिसिएशन का पूरा बैकग्राउंड देख लिया कि डेप्रिसिएशन की कंसेप्ट क्या है, इनकम टैक्स में क्या होता है, उसके कंडीशंस क्या है, कौन से इस पे डेप्रिसिएशन अलाउड है, किस पे नहीं है। उसके रेट्स के लिए आप हमारा ब्लॉग सेक्शन ज़रूर विजिट करना, उसमें हमने दिया है। बिकॉज बहुत ज़्यादा बड़ी लिस्ट है तो उसे इसमें एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए बेटर है आप ब्लॉग सेक्शन में जाइए और वहाँ से रेट आप डिसाइड कर सकते हो। मोस्टली यूज होने वाले जो है मैंने इसमें कवर कर दिए। जैसे कंप्यूटर्स में 40% है, वैसे ही मोबाइल्स हो जाता है तो उसको आप एट 15% भी कर सकते हो प्लांट एंड मशीनरी में, या फिर आप उसको यूज ऑफ लाइफ के हिसाब से आप 40% में भी कर सकते हो। तो इस तरह से आपको जो है रेट डिस्क्राइब होते हैं और उसकी एंट्रीज होती है। अब हम ना प्रैक्टिकली देखेंगे टैली में इसकी एंट्री कैसे होती है, तो चलिए देखते हैं। तो अभी हमने टैली डेटा ओपन कर लिया है। एक्चुअली कोर्सेज के लिए हमें डेटाज लगते रहते तो हमने सिखाते सिखाते हमारी इसमें काफ़ी ज़्यादा एंट्रीज हो चुकी हैं।
बट मेक श्योर करें, हम तो फ़िलहाल डमी टैली डेटा ही यूज़ कर रहे हैं, बट जो भी व्यूवर्स है उनसे एक और रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ इस डेटा को का कुछ भी गलत मिसयूज़ ना करें, बिकॉज हमारे साथ में एक आध ऐसा इंसिडेंट हो चुका है, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि ये जो भी होता है ये डमी डेटा होता है, लेकिन फिर भी व्यूवर्स के लिए रिक्वेस्ट है कि इसका प्लीज़ कोई मिसयूज़ ना करें। मैं एक एजुकेशन के हिसाब से ही इस डेटा को यूज़ कर रही हूँ, इसीलिए। तो चलिए, तो हमने टैली डेटा तो ओपन कर लिया है, अब हम इसके बैलेंस शीट में जाते हैं। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट मेरी एक आदत है कि मैं जब भी टैली या अकाउंटिंग में कोई भी काम करती हूँ तो मुझे हैबिट है कि मैं बैलेंस शीट को ही पहले देखती हूँ और फिर ही मेरा काम जो है वो स्टार्ट करती हूँ। यस, सो अभी जैसे कि ऑलमोस्ट ईयर तो ख़त्म हो चुका है, ठीक है, 1-2 महीने बचे। तो डेप्रिसिएशन ऐसा है कि आपको पता है कि ओपनिंग बैलेंस क्या है एंड अब आपको उसकी एंड में एंट्री करनी है डेप्रिसिएशन की। तो हम देखेंगे, तो बैलेंस शीट में आए, फिक्स्ड एसेट में आ गए। अब यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है 3 टाइप्स के उसके ब्लॉक ग्रुप बना के रखे हैं, ठीक है। अब कंप्यूटर्स में अगर हम जाएंगे तो हमें 2 लेजर्स दिख रहे हैं, ठीक है। अब उसी के साथ सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो हमें काफ़ी सारे दिख रहे हैं, इसमें सारे सॉफ्टवेयर्स है। उसी के साथ टूल्स एंड इक्विपमेंट में काफ़ी सारे हैं, ठीक है। तो हमें सब पे डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करना होता है, ठीक है। अब हम फर्स्ट देखते हैं कंप्यूटर्स, ओके। मैं हर एक टाइप का एग्जाम्पल बताऊंगी कि कैसे एंट्री करनी है। अब आप अगर इस लेजर में आओगे तो आपको दिख रहा है ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है समथिंग, एंड अब हमें ड्यूरिंग द ईयर उसमें कुछ भी परचेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अब हमें स्ट्रेट अवे इसकी एंट्री करनी है। तो जैसे कि मैंने आपको एंट्री करते समय बताया, हम यहाँ पे करेंगे एंटर, फिर यहीं से अगर हमें एंट्री पास करनी है। अगर आप बहुत ही फ्रेशर्स हो, आपको टैली भी यूज़ करना नहीं आता है, देन आई मस्ट से कि आप जाइए एंड हमारा जो फ्री में टैली का कोर्स है उससे देखिए। उसमें मैंने बहुत बेसिक चीज़ों को इंक्लूड किया है एंड बताया कि आपको कब कौन सी कीज़ दबानी है, सब कुछ। यहाँ से हम एंट्री डालेंगे Alt A। अब डेप्रिसिएशन जो है हमेशा JV पास की जाती है, तो हमें यहाँ से आप क्लिक भी कर सकते हो, बट जनरली टैली अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको कीबोर्ड ही यूज़ करना है। तो आपको F7 करना है एंड यहाँ पे आपको जर्नल सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब आप एंट्री डेट करोगे 31 मार्च, ठीक है। अब आपको एंट्री इसकी पास करनी है। तो मैंने बताया था कि डेप्रिसिएशन क्या होगा, डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए एक्सपेंस है एंड एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे लेजर तो है नहीं, ठीक है। तो अब हम बनाएंगे लेजर, Alt C, ठीक है। ठीक है, अब हमें कितने पे करना है, आपको अमाउंट देखना है 37,208। इस पे हमें कितना 40% होगा। तो यहाँ पे फिर से मैं आऊँगी, इधर से ही अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो Alt C 7208 इंटू 40% पूरे साल के लिए, ठीक है। तो 100%। क्रेडिट क्या होगा, कंप्यूटर परचेज जो लेजर है वही 40% एज पर इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। ऐसा आपने एंट्री डाल दी, ओके। ये हो गई आपकी डेप्रिसिएशन की एंट्री। अब अगर हमें नेक्स्ट लेजर में डालना है लैपटॉप लिनोवा। अब आप देखिए इसमें ड्यूरिंग द ईयर परचेस है अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। ये परचेस आपको दिख रहा है एंड ओपनिंग भी है कुछ 28,291 का एंड फिर हमें परचेस किया है। तो हमें इसमें डेप्रिसिएशन का आपको 2 मेथड है। आप पहले ओपनिंग पे पूरा मार लीजिए 40%, देन जो अक्टूबर में परचेस किया है 10,000 उसका आप करिए अलग से एंड 40 का अलग से करिए। ये एक ऑप्शन है। या फिर आप सबका कैलकुलेट कर लीजिए एंड एंट्री एक करिए, बट मैं रिकमेंड करूँगी अलग अलग करिए, ताकि फ्यूचर में जब भी चेक भी करना हो कि सही से डेप्रिसिएशन किया था कि नहीं किया था, वो अलग अलग एंट्री होगी तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो हम पहले करेंगे 28,291.67 पे कैलकुलेट, ठीक है। एंट्री क्या होगी, सेम। अच्छा, आपको इसमें अलग अलग के लिए अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। रेट के हिसाब से डेप्रिसिएशन के लेजर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही लेजर कर सकते हो, बस आपको नरेशन एंड कैलकुलेशन करते समय अच्छे से करना है, ठीक है।
नरेशन में हमेशा याद रखिए आपको डालना है कि आपने कितना किया और कितने डेज के लिए, ठीक है। वो एक हमारा हो गया। अब 10,000 एंड 40,000। अब अगर आप इसकी डेट देखोगे तो ये 10 अक्टूबर है और ये है 2 नवंबर और ये 19 नवंबर, ठीक है। अक्टूबर में परचेज़ किया तो नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ऐसे टोटल हमें कितने 5 मंथ्स का कैलकुलेट करना है 10,000 पे, एंड इसके ऊपर 4 मंथ्स का। तो पहले हम 10,000 वाले पे करेंगे, ठीक है। यहाँ अल्ट ए, एंट्री आपकी होगी डेप्रिसिएशन, कैलकुलेट करना है 10,000 पे 40% कितने महीने के लिए, पहले ये कैलकुलेट करेंगे 4,000, ठीक है। अब 4,000 पूरा नहीं, क्योंकि वो पूरे साल के लिए, आपको कितने 5 मंथ्स के लिए, तो 4,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 12, इस तरह से आपको करना है। यहाँ पे लिखना है 40% फॉर 5 मंथ्स। ये हमेशा लिखिए ताकि जब भी कोई चेक करे तो उसको रेफरेंस मिल सकता है एंड ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। 40,000 पे हमें कितने मंथ्स के लिए करना है, एक्चुअली अक्टूबर 10 को किया था ना, तो हमें अक्टूबर का भी कंसिडर करना चाहिए, 6 महीने का होगा, सॉरी। यहाँ पे हमें 6 मंथ्स करना होगा, तो जहाँ मैंने ये 6 डिवाइड बाई 12, वही 2000 एक्चुअल, ठीक है। अब यहाँ हमें करना है 40,000 पे 5 मंथ्स का, ओके। इसे अल्ट 2 करेंगे तो डुप्लीकेट हो जाती है। 40,000 इंटू 40%, बट इसे हमें करना है 16,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 12, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। 40% फॉर 5 मंथ्स, अरे राइट था, ठीक है। एंड ये वाला जो है हमारा है 6 मंथ। इस तरह से आपको जो है एंट्रीज करनी होती है, ठीक है। तो कंप्यूटर, लैपटॉप देख लिया, वैसे ही सॉफ्टवेयर में भी आपको करना है, सेम करना है, बस रेट अलग है सॉफ्टवेयर। अभी देखिए यहाँ पे कुछ ओपनिंग नहीं था, लेकिन हमने अक्टूबर में परचेज, सितंबर में किया है, कभी किया है 20 तारीख को ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आप इसमें नंबर ऑफ डेज, तो जहाँ हम 5 डिवाइड बाई 12, 6 डिवाइड बाई 12 करें, वहाँ पे आप नंबर ऑफ डेज, अगर आपने मान के चलिए 20 सितंबर, तो 20 सितंबर से लेके 31 मार्च तक आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे हम इसकी एंट्री, इसके ऊपर अब 45,000 पे अगर हमें डेप्रिसिएशन करना है एज पर डेज, तो हम देखते हैं एंट्री कभी किया है 28 सितंबर, तो यहाँ अल्ट डेप्रिसिएशन 45 डेज, 45,000 इंटू सॉफ्टवेयर के ऊपर 15% है ना, 40%, इसके ऊपर भी 40% है, ठीक है, नॉट 50। ना हुआ 18,000, ठीक है। अब 18,000 को मुझे कैलकुलेट करना है एज पर डेज, इंटू डिवाइड बाय 365, इंटू कितना डेज होता है, तो 20 सितंबर से लेके 31 मार्च तक। तो वो डेज कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो 20 सितंबर से 10 डेज सितंबर, देन अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, जैन 31, 28, उसके बाद में मार्च 31, कितना हुआ 192 डेज हुआ, ओके। तो हमें 18,000 इंटू 192 डिवाइड बाय 365, आप इस तरह से भी डेज के हिसाब से भी आप कर सकते हो। क्या है हमारा सॉफ्टवेयर परचेस, ठीक है। 40% फॉर 192 डेज, नरेशन में लिखना ज़रूरी है। अच्छा मैंने वो गलत ही इसमें डाल दी, इसमें डाल दी। लेजर बिजनेस ऑटोमेशन, लेजर नेम,
आपको राइट लेजर में डालना है। जनरली जब कैलकुलेट करते तो हम लेजर्स थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। अब देखिए आपको यहाँ पे ये डेप्रिसिएशन की एंट्री आ गई, पूरा साल भर का देखोगे तो ये परचेज एंड ये डेप्रिसिएशन की एंट्रीज, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये एंट्रीज जो है वो दिखती है। मैंने फ़िलहाल ये वाली एंट्री को स्किप किया है, बट वो भी उसी में ऐड करना है, सिर्फ वैल्यू ऐड कर दीजिए, बाकी डेज़ में इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आप डेज़ के हिसाब से भी एंट्रीज डाल सकते हो या फिर मंथ वाइज भी डाल सकते हो, दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही आता है, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये 2 मेथड्स होती है। अब सेम एंट्रीज जाती है अगर कंपनीज एक्ट के जो रेट है वो आपको कंसिडर करने, कंपैरेटिवली इनकम टैक्स एक्ट जो कंपनीज एक्ट के रेट होते हैं वो कम होते हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा समय तक डेप्रिसिएशंस के जो मेंटेन करना होता है। मीन्स जहाँ पे इनकम टैक्स में आपका 40% है, वहाँ पे एज पर नहीं ज़्यादा है, कंपनीज एक्ट में 47-48% है, तो वो डिफरेंस हो जाता है। एंड इसी की वजह से जब भी हम ऑडिट फाइल करते हैं तो अब हमें जो भी डिफरेंस अमाउंट है उसके ऊपर एक टैक्स कैलकुलेट होता है जिसे कि मैट कहते हैं, तो उस हिसाब से हमें उसके ऊपर भी अलग से टैक्स पे करना होता है, स्पेशली इन LLP एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब भी हम उसका ऑडिट फाइल करते हैं उस समय। तो इस तरह से आपको एंट्रीज पास करनी है, सेम ही बस रेट अलग अलग होते हैं। एंड रेट के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आप हमारा ब्लॉग सेक्शन चेक कीजिए, उसमें आपको सारे रेट्स जो है वो मिल जाएंगे एंड इसी के हिसाब से आपको करना है। अब इसका आपको इफेक्ट देखना है, जैसे फिक्स्ड एसेट में हमने देखा कि हमें यहाँ पे एंट्रीज दिख जाती है, ठीक है, डेप्रिसिएशन की। अब इसकी सिर्फ डेप्रिसिएशन दिख रही है, क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर कुछ भी नहीं है, बट वही आप ये वाला लेजर देखोगे तो आपको दिखेगी ओपनिंग था 28,000, फिर ऐड हुआ 50,000 का, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 19,000 लग गया, अब बचा क्लोजिंग बैलेंस 58,000 का। तो इस तरह से है। तो ये जो परचेस की एंट्रीज है एंड ये जो 3 है ये डेप्रिसिएशन की एंट्रीज है। तो इस तरह से आपको लेजर्स देखना है। अब डेप्रिसिएशन का इफेक्ट P&L में दिखता है, कहाँ दिखेगा? तो डेप्रिसिएशन हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस में एडमिनिस्ट्रेशन में डाला है, तो यहाँ पे आप देखिए डेप्रिसिएशन आपको दिख रहे सारे, यहाँ पे आपको सारे डेप्रिसिएशन दिखते हैं कि किसके कितने हैं, तो वो आपके P&L में भी इफेक्ट हुआ। अब P&L में इफेक्ट आया इनडायरेक्टली, मीन्स आपका P&L क्या होता है कि आपका सेल्स होता है, ठीक है, सेल्स के सामने आपका परचेस है, सारे एक्सपेंसेस है एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सारे एक्सपेंसेस है। तो डेप्रिसिएशन हमारा P&L में जाता है क्योंकि हमारी वो कॉस्ट है एंड उससे हमें हमारे प्रॉफिट में से कम करना है, क्योंकि मैंने वो कॉस्ट आज दे दी बट उस कॉस्ट को मुझे एडजस्ट करना है, क्योंकि वो जो एसेट्स है वो मेरी लाइफ टाइम यूज़ नहीं होगी एंड इसीलिए वो मेरे लिए आज के डेट में एक कॉस्ट है, ऑलरेडी हो गई है बट उसे मुझे राइट ऑफ भी तो करना ज़रूरी है एंड इसीलिए हमें वो P&L में इफेक्ट देना होता है एंड उसके वो P&L में इफेक्ट होता है, इसीलिए वो हमारे जो नेट प्रॉफिट है उसमें से वो लेस हो गया, ऐसे ही कहा जाएगा, क्योंकि वो एक एज अ डिडक्शन है, हम एक एज अ क्लेम कर रहे हैं एंड हम डेप्रिसिएशन बुक नहीं करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगा। मान के चलिए अगर मुझे मेरा प्रॉफिट 10 लाख दिख रहा है एंड अगर मेरा 2 लाख का डेप्रिसिएशन का प्रोविजंस हो सकता है बट मैंने उसे नहीं किया, उसकी एंट्रीज नहीं डाली है, तो मुझे प्रॉफिट 10 लाख दिख रहा है, लेकिन अगर मैं वो डाल दूंगी तो मेरा 2 लाख माइनस होकर 8 लाख दिखेगा, तो मुझे जो टैक्स है वो 8 लाख पे भरना पड़ेगा, ना कि 10 लाख पे। लेकिन अगर मैं डेप्रिसिएशन नहीं डालूंगी तो जो टैक्स है वो मेरा पूरा 10 लाख पे जाएगा, इसीलिए डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एंड इसीलिए इनकम टैक्स में उसे मैंडेटरी कर दिया था असेसमेंट 2002-2003 से, मींस फाइनेंशियल ईयर 1-2 से उसे मैंडेटरी कर दिया है, तो आपको डेप्रिसिएशन डालना ही होता है। अगर आपका लॉस है देन ये एक चॉइस होती है कि आपको डिडक्शन चाहिए या नहीं चाहिए, बट जनरली ईच एंड एवरी बिजनेसेस में वो डाले जाते हैं एंड स्पेशली इन ऑडिट केस डेप्रिसिएशन को बुक किया ही जाता है। बीइंग अकाउंटेंट ये आपको आना ही चाहिए कि डेप्रिसिएशन को कैसे बुक करते हैं, उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई होप कि आपको समझ में आई होगी कंसेप्ट कि डेप्रिसिएशन क्या है, उसे कैसे यूज़ किया जाता है, उसकी क्या एंट्रीज होती है, क्या उसके रेट्स है, टैली में प्रैक्टिकली उसे कैसे बुक करते हैं, ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड अपने कॉन्टैक्ट्स में ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, स्पेशली जो अकाउंट्स एंड टैक्सेशन की फील्ड में अभी अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं एंड अगर कोई बिजनेस ओनर भी है एंड उन्हें अगर टैक्स प्लानिंग में कुछ हेल्प चाहिए तो उनके लिए ये वीडियो भी यूज़फुल हो सकता है, बिकॉज उन्हें शायद नहीं पता होगा कि उनके केस में डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो
अगर वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल हुई है, आपके लिए यूज़फुल है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टिल देन थैंक यू, नमस्ते।